बीशा का दिल कट रहा था। वो कैसे से कहती प्लीज़ जाएं आप, वो नहीं जाना चाहती थी। अगर वो चली जाती तो पीछे से दाऊद फिर मारपीट करता। दाऊद के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। बीशा जबकि बेबस खड़ी थी। दूसरी तरफ ज़रियाब खुद में जब्त करता रह गया। अगर तुम साथ चलती तो शायद बाबा जी उठते, ज़रियाब ने कहा। बीशा ने अपनी सिसकियाँ रोकी और दाऊद ने इसे वहाँ से निकलवा दिया। रोती हुई बीशा का हाथ पकड़कर वो अंदर ले आया। मर्दान खाने में इनके आते ही मर्द सब इधर उधर हो गए। बीशा इसके सामने बिल्कुल रोना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी वो हारे हुए अंदाज में बैठी थी। ज़्यादा रोना धोना डालने की ज़रूरत नहीं, मेरे बेटे की सेहत पर असर पड़ेगा, वो सख्ती से बोला। बीशा ने इसकी जानिब देखा। क्या इस शख्स के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी? आखिर इसका कसूर क्या था जो वो इतना सख्त था इसके लिए? या फिर शायद इसकी किस्मत में दाऊद की बीवी बनना था। अगर कोई और लड़की बनती तो शायद वो भी ये सब बर्दाश्त करती। इसने सर झटक कर झुका लिया। दाऊद ने मुलाजमा को आवाज़ दी और इसे कुछ खाने के लिए लाने का कहा। बीशा का बिल्कुल दिल नहीं था कुछ भी खाने का, मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोली। दाऊद इसके पास बैठ गया, मुस्कुराकर इसकी उलझी लटों को संवारने लगा। बीशा ने बस एक नज़र इसकी जानिब देखा। यहाँ कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता हूँ, तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या है मुझे छोड़कर कहीं जाने की? वो इसके कान के नज़दीक झुककर बोला। बीशा इसकी तरफ से मिलने वाले हर जज्बे से आरी हो चुकी थी। वो वैसे ही बैठी रही। तुम देखना बीशा, जब हमारा बेटा होगा तो हम दोनों इसके लिए बहुत कुछ करेंगे। दाऊद की बात मुकम्मल होती कि बीशा के चेहरे पर उमड़ने वाली मुस्कुराहट से वो चुप हुआ। अगर हमारा बेटा हुआ तो मैं इसकी गर्दन दबाकर मार दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई दूसरा दाऊद इब्राहिम जन्म ले। बकवास कर रही हो, मेरे बेटे को छू भी नहीं सकती तुम, कुछ जाके इसे मारो। अचानक इसके बाल पकड़कर इसे पीछे खींचे और तभी ज़ारा खाना लेकर आ गई। जरीना खातून इसे भेजना नहीं चाहती थी, मगर वो फिर भी ज़बरदस्ती खुद ही लाई थी। और आज तो स्याह रंग का लिबास पहने वो मुकम्मल बालों को खोले। जब अंदर दाखिल हुई तो दाऊद की निगाह इस पर ठहर गई। दूसरी तरफ बीशा भी इसी की तरफ देख रही थी। दाऊद इसे यकटक देखे जा रहा था। बीशा ने दाऊद की जानिब देखा, फिर ज़ारा को, और इसने चेहरा मोड़ लिया। इसे गर्ज नहीं थी वो जिस मर्जी को देखता, बल्कि अच्छा था वो इसके अलावा किसी और को देखता। वो शुक्र अदा करती कि इससे जान छूट गई। बीशा ने खाने की ट्रे अपनी जानिब खींची और सर झुकाकर खाना खाने लगी। दाऊद ने ट्रे की आवाज़ पर निगाह फेरी और ज़रा सटपटाई। आज से पहले तो इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। नफरत से बीशा को देखा कि कहीं इसी ने तो दाऊद के दिमाग में ये रील फिट नहीं की, जबकि बीशा को कोई गर्ज नहीं थी वो कुछ भी करता। तुम्हारे पास ज़रा लिहाज पड़ता कुछ नहीं, वो झिड़क कर बोला तो ज़ारा ने सर झुका लिया। साईं, ये औरत आपको दिन ब दिन पागल कर देगी। ज़ारा का हौसला ना जाने किस चीज़ ने खोला था। बीशा का हाथ एक लम्हे के लिए रुक गया कि कोई इतने सुकून से दाऊद से वो बात कर रही थी जो आज तक इसने नहीं की। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अपने दिमाग की फसूलियात को निकाल फेंको, वरना हवेली से तुम्हें निकाल फेंकूंगा, दाऊद ने बर्म होते हुए कहा तो ज़ारा रोने लगी। बीशा से मज़ीद ड्रामा देखा नहीं गया। वो वहाँ से उठी और कमरे में चली गई। ना जाने क्या मसला था। कुछ ना करके भी इसे ऐसा लगता था वो तवील मुसाफत तय करके आई है और वो कितना थक जाती थी। बीशा को दांत पीस कर दाऊद ने देखा तो वो चाहती तो ज़ारा को झिड़क सकती थी, इस पर हक तो जताती, कहीं से तो वाज़ह करती कि इसके दिल में भी दाऊद के लिए कुछ है, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दाऊद ने ज़ारा की जानिब देखा जो रो रही थी। तुम्हें मैं पसंद हूँ, वो सवाल करने लगा। ज़ारा ने ज़ोरों शोरों से सर इस्बात में हिलाया। दाऊद के दिमाग में ना जाने अब क्या चल रहा था। ठीक है वो जाओ, वो बोला तो। ज़ारा इसकी लापरवाही को देखती रह गई। इतनी बड़ी बात थी और इसे आम सी लग रही थी, क्योंकि कौन नहीं थी जो दाऊद इब्राहिम को पसंद न करती सिवाय दाऊद इब्राहिम की, अपनी बीवी के। और इसे ये यही बात बुरी तरह चुभती थी। ज़ारा वहाँ से चली गई तो दाऊद का सेल फोन बजने लगा। साईं, मूसा साईं को पुलिस पकड़ कर ले गई है। कौन है जिसमें जुर्रत हुई मूसा इब्राहिम को पकड़ने की? अचानक वो खड़े होते हुए दौड़ा। साईं, आप यहाँ आ जाए, मुलाजिम ने कहा तो दाऊद ने भड़कते हुए वहाँ से निकलने लगा। इसने मूसा की हरकत का कभी नोटिस नहीं लिया था। हाँ, अलबत्ता अपने बाप की इज्जत को बचाने के लिए हमेशा इसे प्रोटेक्ट ज़रूर किया था, भले वो जायज़ होता या नाजायज़। वो 15 मिनट में पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था और वहां ज़रियाब को देखकर एक पल के लिए कुछ हैरान हुआ कि ये शख्स अभी तो गया था। दाऊद इब्राहिम को देखकर कांस्टेबल खड़ा हो गया और झुककर इसे सलाम करने लगा। ताकत बुराई की थी, जबकि कानून इनके सामने हाथ बांधे खड़ा था। दाऊद ने चेयर सीधी की और टांग पर टांग रखकर बैठ गया। हाँ भाई मोईद, यहाँ तक आने की जहमत क्यों करनी पड़ी? वो ज़रियाब को देखते हुए बोल रहा था। अभी अपनी वकीली इस पर वाजिया करेगा। सर, माफ़ी चाहता हूँ, बस वो मूसा साईं के ख़िलाफ़। क्या खिलाफ? दाऊद ने खा जाने वाली नज़रों से कांस्टेबल को देखा। हर हफ्ते हुकूमत इस थाने में इतना पैसा नहीं भेजती थी जितना पैसा दाऊद इब्राहिम तुम्हारे पेट में भरता है, इस एसएचओ के पेट में भरता है। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मूसा को इन सलाखों में पीछे जकड़ने की? वो टेबल के ऊपर हाथ मारता चिल्लाया। अरे दाऊद साहब, आप! एसएचओ भी आ गया। इसने दाऊद को मुस्कुरा कर देखा। देख लो सिकंदर, तुम्हारे थाने की सलाखों के पीछे मेरा भाई है। बताओ अब इस थाने को आग लगाऊं या तुम्हें लगा दूं? वो गुर्राया निगाह ज़ुराब ज़रियाब पर थी। वो
क्यों पकड़ा है मूसा साईं को? एसएचओ बोला। सर वो ज़रियाब कांस्टेबल ने सारी कहानी से एक तरफ ले जाकर सुनाई कि ज़रियाब भी इस वक्त का नामवर वकील था और वो एक बटन पुश करता यहाँ मीडिया इकट्ठा हो जाता और इसलिए से साथ ही ये धमकी दी थी मूसा ने किसी के घर में घुसकर इसकी इज्जत लूट ली थी और वो इसी तरह आज़ाद बेमहर नहीं फिर सकता था। ज़रियाब सपाट नज़रों से दाऊद को देखकर अब एसएचओ की तरफ देख रहा था जिसके रंग उड़ रहे थे। इसने ज़रियाब को देखा। मुझे बस 1 मिनट लगेगा तुम्हारी वर्दी उतरवाने में। अगर तुमने कोशिश भी की इस नापाक गलीज़ इंसान को बाहर निकालने की, कितनी फाइलें इसके नाम की आदमी बंद करवाएगा। जिस दिन इसके घर में लूट पड़ेगी वो भी इस इंसान के हाथों। आखिर इस दिन इसे एहसास होगा लूट पड़ना किसे कहते हैं। मैंने स्ट्रॉन्ग केस बनाया है, तुम्हारा बाप भी इसे यहाँ से बाहर नहीं निकलवा सकता और अगर ज़रा भी कोशिश की तो मीडिया तुम्हारा जीना हराम कर देगा। अब तुम खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। जिस तेज़ी से यहाँ मीडिया आएगा इस तेज़ी से तुम्हारे काले करतूत सबके सामने आएंगे। ज़रिया अपने पेपर्स टेबल पर उछालता और वहाँ से निकलता चला गया जबकि एसएचओ ने दाऊद के आगे हाथ जोड़ दिए। साईं, बस एक रात, कल सुबह मैं खुद मूसा साईं को हवेली छोड़ने आऊँगा। तुम्हें क्या लग रहा है ये सब मैं नहीं कर सकता? दाऊद ने सर्द महरी से इसकी तरफ देखा। प्लीज़ दाऊद साईं, प्लीज़, बस एक रात की बात है प्लीज़। वो इसके पाँव पकड़ने लगा। इस एक रात में मेरे बाप की इज्जत बर्बाद हो जाएगी और तुम्हें लग रहा है कि ये बस एक रात की बात है। मैं तुम्हें कह चुका हूँ मूसा को निकलवाओ। साईं, नहीं कर सकता, मेरी वर्दी उतर जाएगी। वो बेचारा रो देने को था। दाऊद ने मुड़कर बरहमी से इसकी जानिब देखा। प्लीज़ साईं, वो हाथ जोड़ता बोला तो दाऊद नफरत से फंकारता वहाँ से निकल गया। इसे मूसा पर भी सख्त गुस्सा था। इसने इसे रोका था कि वो कुछ भी करे मगर ये ख्याल लाजमी रखना कि वो किसी के हत्थे ना चढ़े। मगर वो नशा करके अपने हवास खो देता था और अक्सर तभी ऐसी हरकत करता था। दाऊद वहाँ से बाहर निकल आया तो ज़रियाब अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। मुस्कुराकर इसकी जानिब देखने लगा। ये शुरुआत है, तुम ये समझते हो कि सब तुम कुछ तुम्हारे हाथ में है, सिस्टम ये दुनिया नहीं। दाऊद हंस पड़ा। मेरे हाथ में सिर्फ तुम्हारी बहन के गर्दन है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बंद करता इसे दिखाने लगा। देखो कितनी ताकत है फिर इन हाथों में। तुम एक नेक इंसान हो। ज़रियाब ने भड़कते हुए इसका गिरबान जकड़ लिया। दाऊद अलबत्ता हंसता रहा। शरारत से अंदर जाकर इसे आज़ाद करवा दो वरना तुम्हारी बहन को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। नहीं नहीं दाऊद इब्राहिम, वो तुम्हें बेटा देने वाली है। तुम मरकर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, ये मैं जानता हूँ। और मूसा को यहाँ से अब कोई नहीं निकाल सकता। ज़रियाब ने कहा तो दाऊद फिर से मुस्कुराया। बहुत समझदार हो यार तुम तो। मगर फिक्र ना करो, दाऊद इब्राहिम कच्ची गोलियाँ नहीं खेलता। इसने इसका शाना थपथपाया और वहाँ से जाने लगा। तुम अपनी आई में मरोगे दाऊद इब्राहिम। ज़रियाब पीछे से दौड़ा। वो आई कब आएगी? वो आंखों को दिलकश जुम्बिश देता गाड़ी में सवार हो गया जबकि ज़रियाब दांत पीसता रह गया। वो सुबह के नज़दीक वापस लौटा था। बीशा रोज़ की तरह इसके बिस्तर के बजाय जाए नमाज पर थी। दाऊद इसके सामने आकर बैठ गया। क्या मांगती हो रोज़? इसने इसका हाथ पकड़ लिया। बीशा ने इसकी जानिब देखा कि अल्लाह दाऊद को मरता तड़पता मैं अपनी आंखों से देखूं। वो बिना डरे बताने लगी जबकि दाऊद का कहका पूरे कमरे में गूंज गया। दाऊद ने इस कमरे को एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही ठीक करवा लिया था। बीशा एक बार फिर इसमें कैद थी तो क्या हुआ? पिछले 1 साल में एक बार भी तुम्हारी नहीं सुनी गई। वो बोला और इसका चेहरा अपनी उंगली से ऊंचा किया। मगर एक हकीकत है, तुम रोज़ बरोज़ मेरा दिमाग हिला देती हो जब यहाँ बैठती हो। मैं हैरान रह जाता हूँ कि तुम्हारे चेहरे से निगाह क्यों नहीं हटा पाता मैं। वो बोला और उसके चेहरे के नज़दीक आने लगा। बीशा ने अपना चेहरा मोड़ लिया। दूर रहें मुझसे, वो बोली। दाऊद ने संजीदगी से इसकी सूरत देखी। तुम मेरी इज़्ज़त नफ्स पर ज़रब ना लगाओ वरना तुम्हारे वजूद पर इतनी ज़रबें लगा दूंगा कि तुम गिनती रह जाओगी। इसने बीशा की कलाई जकड़कर खींची और इसे उठाकर वो बेड की जानिब ले आया। दाऊद, हाथ छोड़े मेरा। मेरा कोई इरादा नहीं आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने का। दाऊद ने इसे अपने बाजू में जकड़ लिया। तुम्हें नहीं पता फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते हैं जो। वो रुक गया। आंखों को मायने खेज जुम्बिश थी। मर्द आपके जैसा हो तो मुझे ये भी कबूल है। हाथ छोड़े मेरा, वो चिल्लाई। दाऊद ने इसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर इसे रोका कि वो ज़्यादा ना बोले। अक्सर सोचता हूँ यार क्या फ़जूल में अपनी ज़िंदगी की इतनी दिन तुम्हारी जैसी बकवास लड़की पर ज़ाया करता हूँ। खूबसूरत तो ज़ारा भी है, वो ही बोल दो बोल ही तो बोलने हैं। इससे शादी कर लेता हूँ, कम अज़ कम सुकून तो मिलेगा। मगर वो रुखा लबों की तराश में हंसी थी। मगर जो मज़ा तुम्हें रोज़ ज़ेर करने में है वो कहीं और कहाँ। रोज़ जब तुम तड़पती हो बस इसीलिए कि मैं तुम्हें ना छूऊं तो वो मज़ा कहीं और मुझे नहीं मिल सकता। अब अपनी ज़ुबान को लगाम दो। वो बोलता हुआ इसके चेहरे पर झुका। बीशा इससे खुद को छुड़वाने की तगदों में बेड पर जा गिरी और दाऊद ने अपने शाने से मुस्कुराकर शाल उतारी। बीशा के लिए एक बार फिर अजाब के लम्हे मुंह उठाकर आ गए थे।
मर जाओ दाऊद, मर जाओ, वो चिल्लाई। दाऊद तुम्हें साथ लेकर मरेगा, दाऊद ने इसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा और इसे अपनी जानिब खींचा और इसके कान में सरगोशी की। वो फतेहयाब था, बेहद खुश था। और क्या चाहिए था? जो वो चाहता था सब बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। इसने कमरे में जलते वाहिद लैंप को हाथ बढ़ाकर बुझा दिया और कमरे में फैले अंधेरे में बीशा सिसकती रह गई। दिन गुजरते गए और हर गुजरता दिन रोज़ की तरह इसे एहसास दिलाता कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दाऊद रोज़ अपने बेटे की किरदार लापता था, जबकि बीशा हर मुमकिन तरीके से इसे एहसास ज़रूर दिलाती कि वो खुश फहम है। इस बात पर अक्सर इन दोनों के दरमियान तवील झगड़ा छिड़ जाता। ये कोई नई बात तो नहीं थी। ये तवील झगड़ा तो इस दिन से चल रहा था जिस दिन से वो इस घर में आई थी, और वो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसती रहती। बहुत याद आती थी घर वालों की, बहुत दिल करता था भाग कर छुप जाए, मगर वक्त और हालात इसे ऐसे करने नहीं देते थे। 7 महीने गुजर गए थे। अब तुम दाऊद ने इसे डॉक्टर से चेक नहीं करवाया था। इसकी तबीयत भी निढाल ही रहती थी। वो इसके खाने पीने का ख्याल रखता था बहुत, और साथ के साथ इसे यह एहसास भी दिलाता कि इसके बेटा होगा, जबकि इसका दिल इस बात पर मेहर लगा चुका था कि इसकी बेटी ही होगी। ना इसके दिल में इसके बच्चे के लिए कोई खुशी थी, ना कोई गम। वक्त के साथ साथ इसके हर एहसास पर बर्फ जमती जा रही थी और ख़ुद भी खुद से अकास आने लगी थी। इन्हें दरों दबाड़ में रह रहकर वो थक जाती। ना इसे इस कमरे से निकलने की इजाज़त थी, ना वो कहीं जा सकती थी। सब तो खुश थे, मुतमईन थे। अगर कोई एहसास नहीं था तो वो बीशा के लिए नहीं था। इस दिन के बाद इसने दरियाब को नहीं दे सकता था देखा था। हो सकता है वो आया हो वहाँ सबको याद करके बहुत रोती थी, और अक्सर दाऊद इन सब के लिए इसे तड़पते हुए देखता था, और वो एक यही बात कहता था, तुम्हें इन सब लोगों से इतना सब कुछ सहने सुनने के बाद भी नफ़रत नहीं, मगर मुझसे नफ़रत है जो तुम्हारे बकौल कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बात तो इसकी आंखें चीख चीख कर कहती थी। वो अपनी आखिरी सांस तक दाऊद से नफ़रत करेगी, और अगर किसी एक लम्हे भी इसके अंदर दाऊद के लिए जज्बात पैदा हुए तो वो खुद को कह सकती है इसके दिल में कोई एहसास भी रखती है। दाऊद सुबह से इसे नजर नहीं आया था। इसकी तबीयत में अजीब बोझलपन था। ऐसा लगता था जैसे कुछ हो जाएगा। इसका दिल घट रहा था। वो काफ़ी देर से बिस्तर पर लेटी दीवारों को देख रही थी। अब तो ऐसा लगता था वो बोलना भूल गई है, और बोले भी तो किससे? वो एक शख्स जो रोज़ इसके पास आता था बस, और क्या बोले सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं। इसका दिल घबरा रहा था। इसने उठने की कोशिश की और वो मुश्किल चलती हुई बाहर आ गई। बाहर निकली तो मुलाजमीन ने इसे हैरानगी से देखा। वो यूं ही चलती हुई जनान खाने में आ गई। यहाँ जरीना खातून नहीं थी, अलबत्ता इसका सामना ज़ारा से हो गया। इसने बीशा की तरफ देखा। बीशा ने सपाट नज़रों से इसे देखा और जरीना खातून के कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम कभी साईं को बेटे की खुशी नहीं दे सकोगी, ज़ारा बोली। तो बीशा ने आजिज़ आकर इसे देखा। खुदा के लिए रख लो तुम ही दाऊद को, बल्कि इन्हें बेटा वारिस जितने चाहिए बेटे तुम दे दो, मुझे टीस मत करो। वो अचानक गुस्से से भड़की। ज़ारा हंसने लगी तो बीशा अपनी तबीयत के बायस इसे यूं ही छोड़कर जरीना खातून की जानी बढ़ी। इसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके अलावा पहलू में दर्द अलग उठ रहा था। वो इनके पास जाने लगी कि मुलाजमा दौड़ती हुई इसके पास आई। बीशा बीबी बीबी दाऊद साईं हवेली में आ गए हैं, इससे पहले वो अंदर दाखिल हों आप वापस लौट जाएं। वो मुलाजमा बोली तो बीशा ने पलट कर दाखिली दरवाजे को देखा। इसने अपने कदम वापस ले लिए, मगर चाहकर भी वो दाऊद से पहले कमरे में बंद ना हो सकी, और दाऊद ने मर्दान खाने की दहलीज पर कदम रखा तो दूसरी तरफ बीशा दरवाजे के पास खड़ी थी। इसने सर्द नज़रों से बीशा को देखा। क्यों बाहर निकली थी तुम? क्या काम पड़ जाता है तुम्हें? जब तुम्हें आराम करने कहा है आराम करो, मेरे बेटे की सेहत के लिए अच्छा है, तो तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? दाऊद भड़कता हुआ इसके नज़दीक आया। बीशा की आंखें भीग सी गईं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यही बनाने के लिए गई थी, वो बोली। तो दाऊद एकदम अलर्ट हुआ। क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? इसने इसे थाम लिया। ज़ारा जो दूर खड़ी इसके डांटने से महसूस होना चाह रही थी, एकदम दाऊद के अंदाज और इसके केयर पर इसने बुरा सा मुंह बनाया, जबकि दाऊद ने बीशा को थाम लिया। क्या हुआ है? क्या फील कर रही हो? डॉक्टर के पास ले चलूँ तुम्हें? इसने कहा तो बीशा को दर्द ज़्यादा होने लगा और इसने सर इस बात में हिलाया। दाऊद ने इसे बाजू में उठा लिया। वहाँ सब ने दाऊद की इसके लिए कंसर्न देखी है, तो बीशा जानती थी ये बेटे के वहम की कंसर्न है और कुछ नहीं। बीशा की तकलीफ से आह निकल रही थी। दाऊद ने इसे उजलत में डॉक्टर वहाज के पास ले गया। डॉक्टर वहाज ने इसे फौरी ट्रीटमेंट दिया तो इसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई। आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप ठीक से खुराक लिया करें, वहाज इससे बोला, और इसको कुछ मेडिसिन लिख कर दी। इस वक्त बीशा, डॉक्टर वहाज और सिर्फ एक नर्स खड़ी थी। डॉक्टर, मेरे बेटा है या बेटी? बीशा पूछना नहीं चाहती थी, मगर वो जानती थी दाऊद लाजमी पूछेगा, तभी इसने पहले पूछने का सोच लिया। डॉक्टर वहाज ने इसकी सूरत देखी। बेटी, वो बोला। इसे इस लड़की पर तरस भी आया। इतनी सी उम्र में वो कितने झमेलों में पड़ गई थी। बीशा ने ज़ोर से आंखें बंद करके खोली। नर्स और डॉक्टर वहाज इसी की जानिब देख रहे थे। प्लीज़ डॉक्टर, आपका मुझ पर एहसान होगा। दाऊद जब ये पूछे तो इन्हें मत बताइएगा कि बेटा है या बेटी, वो कहने लगी। तो डॉक्टर वहाज ने सर हिला दिया और वो बाहर निकल गए। तभी बीशा को मुलाजिम ने बताया कि दाऊद को किसी काम से जाना पड़ा था। वहाज ने इसे यहाँ एडमिट कर लिया था। शाम तक इसे डिस्चार्ज मिल जाता।
विशा ने चंद घड़ियों के लिए ही सुकून का सांस लिया था। वो नर्स को देखने लगी। ये वही नर्स थी जिसको इसने अपना पेंडेंट दिया था और अब तक दाऊद की निगाह नहीं गई थी, या अगर गई भी थी तो इतने झमेलों में इसने तवज्जो नहीं दी। अगर दे देता तो लाजमी इस नर्स को ढूंढ निकालता और वापस ले आता। इसने निगाह फेर ली तो अचानक रूम का दरवाज़ा खुला। इसने आंखें खोली तो सामने यशम खान खड़ा था। वो एक लम्हे के लिए इसको चौंक कर देखने लगी। आप, इसने कहा। वो इसके नज़दीक आया। इतने अरसे से तुम्हारी हवेली में रोज़ आता रहा हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कोई ऐसा चोर रास्ता मिले जिसमें तुम्हें आज़ाद करवा सकूँ वहाँ से। यशम इसके नज़दीक आया। बिशा हैरानगी से इसे देखने लगी। क्या मतलब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप जाएं यहाँ से, दाऊद ने देख लिया तो वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। मैं डरता नहीं हूँ इससे। तुम सिर्फ यहाँ से भागने के बारे में सोचो बिशा, ऐसा मौका तुम्हें रोज़ नहीं मिलेगा। यशम इसके बेड के नज़दीक आ गया। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? बिशा को हैरत थी। इससे तो लगा था यशम खान की या दादा जान या परी या सब। शायद इसकी ज़िंदगी के अच्छे दिन थे जो गुजर गए और ख़त्म हो गए। यशम हल्का सा मुस्कुराया और इसके नज़दीक बैठ गया। बिशा को फ़िक्र तो थी मगर ये भी तसल्ली थी कि दाऊद यहाँ नहीं है। और वो यशम को देख रही थी जिसके अंदाज़ और रतवार कितने मुख्तलिफ लग रहे थे। समझ ही नहीं पा रही थी वो इसको हुआ क्या है। इससे पहले यशम कुछ बोलता, बिशा ने सवाल कर लिया कि परी कैसी है, इसकी तबीयत ठीक है? इसने पूछा तो यशम ने सर हिलाया। बस पैनिक अटैक्स होते हैं इससे, यह बहुत हसास है। वो बोला और कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि बिशा पहले बोल उठी। क्या जो आप बोलना चाह रहे हैं वो जानती है? बिशा इसके मुंह से नहीं सुनना चाहती थी जो इसकी आंखों में देख रही थी, और इसे अफसोस भी था कि किस लम्हे में यशम खान ने ये महसूस किया था। यशम ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। मेरी और इसकी मंगनी दादा जान की पसंद है, ये परी की। दादा जान ने मुझे बहुत फोर्स करके इस मंगनी पर आमादा किया था और मैं भी मान गया, मगर वो दोनों ही जानते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में मुझे किसी में इंटरेस्ट होता तो वो दोनों मुझे कुछ नहीं कह सकते और ना मैं ही इस बारे में जवाबदेह हूँ। यशम ने इसे तफसीली बताया। मुझे लगता है आप एक फेयर इंसान हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मर्द तो मर्द होता है, इसमें फेयर कहाँ से आ गया? अपनी मर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। बीशा खामोश हो गई। ऐसे बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी दाऊद से जान मैं छुड़वा दूंगा, हम इस पर केस करेंगे। वो तुम्हें इस तरह कैद करके नहीं रख सकता। वो बोला तो ज़रा गुस्से में आ गया। बीशा इसकी जानिब देखने लगी। अंदाज बिल्कुल संजीदा था। आप जानते हैं मेरा भाई वकील है, मेरे पापा रिटायर्ड ऑफिसर हैं। जब ये दोनों मिलकर भी दाऊद का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो आप कैसे कुछ कर लेंगे? वो सपाट अंदाज में बोली। बीशा, मैं तुमसे प्लीज़ वो अल्फाज मत कहिएगा जिससे मुझे बेहद शर्मिंदगी हो कि मैं शादीशुदा हूँ। आपको लगता है कि मुझे देखकर कि मैं आपकी इस बात को अफोर्ड कर सकती हूँ? यहाँ मेरे माथे पर लिखा है मैं सिर्फ दाऊद इब्राहिम की हूँ, और ये बात मैं जान गई हूँ कि मैं चाह कर भी इससे अलग नहीं हो सकती। मैं इसी की रहूँगी और परी के सामने मुझे शर्मिंदा ना करे। दोबारा मेरी हवेली कभी मत आइएगा। वो कहकर आंखें झुका गई। यशम इसकी जानिब देखता रहा। तुम सुकून से सोच लो, वैसा कुछ नहीं जैसा तुम सोचती हो। तुमने खुद को खुद ही दाऊद की कैद में रख लिया है। तुम अगर इससे आज़ाद होना चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद करवाऊँगा, और इसके बाद इसने इसकी बात उचक ली। इसके बाद क्या करेंगे? मुझसे शादी करेंगे? और परी, वो तो बेकसूर मारी गई, वो एक बीमार लड़की है। यशम बोला। बस करें यशम खान, आपसे इन बातों की तवक्का नहीं थी मुझे। कुछ तो ढका रहने दे मेरी आंखों के सामने। वो एकदम गुस्से से चिल्लाई। ना ही मुझे आप में दिलचस्पी है और ना ही किसी एक दिन भी मैंने ये सोचा मुझे आपके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब आप परी का ख्याल रखते थे, हर चीज़ को इग्नोर करके। ये परवाह नहीं करते थे कि परी को क्या इशू है और सारी ज़िंदगी आपको इस इशू के साथ रहना है। दर हकीकत मैं आपके लिए ज़ाहिरी अट्रैक्शन हूँ, या कहीं ना कहीं आपको सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, जबकि आपके अंदर परी ही है। मेरी जानिब से अपना दिमाग हटा लें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अब आप जा सकते हैं, इसने कहा और पीछे हो गई। यशम इसको देखता रहा, फिर उठ गया। वो इसने अपनी मुट्ठियाँ बींची हुई थी। तुम सिर्फ परी की वजह से ऐसा कह रही हो? बोला तो बीचम मध्यम सा मुस्कुराई। नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी जानिब, और मैं इस बारे में सोच ही नहीं सकती कि मैं शादीशुदा हूँ, कुछ दिनों में एक बच्चे की माँ बन जाऊँगी और किसी यशम खान का ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आए। इससे साफ लफ्ज़ों में कहा। यशम ने इसे देखा तो आंखों में जैसे टूट फूट थी। बीशा ने अलबत्ता इसकी जानिब नहीं देखा था। ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा, मगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो सिर्फ मुझे पुकार लेना। मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूँगा। इसने कहा और सीधा वहाँ से बाहर निकल गया। बीशा ने इस बंद दरवाजे की जानिब देखा। भी कुछ ही लम्हों में इस पर एक ऐसा इंकशाफ हुआ था जो इसे हिला कर रख गया था। वो इसकी जानिब हाथ बढ़ाती जिसके हाथ में किसी मासूम का हाथ था। इसने सर झटका और शायद पहली बार दाऊद का इंतज़ार करने लगी। इसे आदत हो गई थी इस कैद की। ये सुकून, आराम, ज़हनी सुकून, दिली खुशी, ये सब चीज़ें क्या हैं ये वो नहीं जानती थी। वो बस इतना जानती थी कि दाऊद इब्राहिम से नफ़रत करनी है और इसी के साथ रहना है। वह घर लौटी तो अकेली ही ड्राइवर के साथ आई। पहली बार इसका इंतज़ार किया, तब भी वो नहीं आया तो मुलाजिम ने बताया कि इसके घर वाले आए हैं, जबकि दाऊद किसी काम के सिलसिले में शहर गया है। इसने गहरा सांस भरा और ख़ुद को संभालती अंदर आ गई।
वो लोग मर्दान खाने में मौजूद थे। बाप और दोनों भाइयों को वो दूर से खड़ी देख रही थी। आज इनकी किस्मत अच्छी थी कि दाऊद यहाँ नहीं था, वरना वो इन्हें कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं देता। वो यूं ही खड़ी इन लोगों को देख रही थी जिनके चेहरों पर वाज़िह परेशानी थी। क्या फ़ायदा इस परेशानी का जब यकीन की डोरियां ही टूट गई हों, जब यकीन ही ना रहे, जब इसे इनकी ज़रूरत थी। तब जब वो हलकान होती थी, दाऊद के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती थी, तब उन्होंने इनमें से किसी एक ने भी इसकी बात पर यकीन नहीं किया था। और आज जब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया तो एतबार आ गया। अब वो ये चाहते हैं कि बीशा स्टैंड ले इनके साथ जाए। दाऊद इनका कुछ भी नहीं छोड़ता। वो अंदर आ गई। पाँव मन मन भारी हो रहे थे। खुश्क आंखों से वो अपने बाप को देख रही थी। वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वो इनके करीब आ गई। शायद इसके जलते तड़पते दिल को इनकी कुर्बत में सुकून मिल जाता। वो लोग भी इन्हें देख चुके थे। इसके नज़दीक आने पर एकदम खड़े हुए। कैसे हैं आप बाबा? लग रहा था सदियों बाद इन्हें देखा हो। वो बोली तो अपनी बेटी की हालत देखकर इनकी तबीयत ख़राब होने लगी, जिसे संभाल कर उन्होंने बीशा को खींचकर सीने में बींच दिया। बीशा मेरी बच्ची, मैं लेने आया हूँ तुम्हें, मेरे साथ चलो मेरे बेटे। ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? वो बोले। बीशा खामोश खड़ी रही। इसकी आंखों से एक आंसू नहीं टूटा। इसने धाड़े नहीं मारी कि इसका सीना फट गया, छलनी हो गया। तब आए वो लोग। अब इन्हें ख्याल आया कि इसे इनके साथ चले जाना चाहिए। पीछे मुड़कर इन बहुत सारे दिनों में इसने कितनी बार देखा कौन नजर आया अपना। इसने आवाज़ दी तन्हाइयों में कि कोई तो अपना हो। कौन था अपना? और आज जब वो ख़त्म हो गई, जब कुछ भी ना रहा, तो वो लोग हमदर्दी के लिए आ गए। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ी रही। बीशा कुछ तो बोलो मेरे बेटे, कुछ भी बोलो, सुना दो मुझे। मैं तुम्हारा बाप कहलाने के लायक ही नहीं। मारो पीटो मुझे, मैंने बाप होने का हक अदा नहीं किया। बीशा वो रो रहे थे। इससे तकलीफ़ हुई इनके आंसुओं में। बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। देखे महल जैसा घर, बड़ा नाम, बड़े बड़े लोग और बड़ी बड़ी मैं, और बहुत बड़ा दाऊद मेरे पास, सब तो है। और चाहिए क्या एक लड़की को? अगर आप बात करेंगे, एक लड़की को इज़्ज़त मोहब्बत चाहिए होती है, तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रही बाबा। मैंने बहुत कम अरसे में बहुत कुछ सीख लिया, और ऐसा सबक सीख लिया जहाँ मुझ में मज़ीद कुछ सीखने की हिम्मत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। आप मेरी फ़िक्र ना करें। ये देखें मेरा कैद खाना, यहाँ से बाहर झांकने की भी मुझे इजाज़त नहीं, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि इन दरो दीवार ने मेरी सिसकियाँ सुनी हैं। अब मैं इनके साथ बेवफाई करके यहाँ से नहीं जाना चाहती। ये लॉन शायद इन बहुत सारे महीनों में मैंने 5 बार देखा है। मुझे नहीं पता ये पूरा महल कैसे दिखता है, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी दिलचस्पी ही मर गई है। देखिए मेरे कपड़े, आज तक मैंने कोई नया लिबास नहीं पहना, मगर मैं खुश हूँ क्योंकि ये लिबास, ये दुपट्टा मेरे आंसू पहुँचता रहा है। मैं तो खुश हूँ इन सब के साथ। ये ज़ेवरात, ये तोक की तरह चिपटे ज़ेवरात हर औरत का ख्वाब होंगे, मगर मेरा कोई ख्वाब नहीं बाबा। मेरे ख्वाब आप जानते हैं क्या हैं? मैं तो बस इस ख्वाब के पूरे होने की मुंतज़िर हूँ। वो दिन आएगा बाबा, मैं अपनी आंखों से देखूंगी जिस दिन दाऊद इब्राहिम भस्म हो जाएगा। मेरा ख्वाब सिर्फ इसकी बर्बादी है। वो खामोश हो गई, सांस जैसे फूल गए। आप लोग चले जाएं, मैं नहीं चाहती वो यहाँ आए और आप में से किसी को नुकसान पहुँचाए। पुलिस लेकर आऊँगा, तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। मेरे एक फ़ोन की देर है और मैंने कमिश्नर से बात कर ली है। वो दाऊद को अरेस्ट कर लेगा। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं बीशा। बीशा ने ज़रियाब की जानिब देखा। फिर क्या होगा? वो बोली। अंदाज में कुछ नहीं था, कोई जज्बा नहीं था, ऐसा लग रहा था। और जज्बे हर एहसास से आरी हो गई है। वो बीशा, तुम आज़ाद हो जाओगी। ज़रियाब ने इसे शानों से थाम लिया। जहान की हिम्मत ही ना पड़ी इसकी जानिब बढ़ने की। वो अपनी बहन से बात करने के लिए लफ्ज़ों की तलाश कर रहा था। इसने भी तो बीशा का बहुत दिल दुखाया था। बीशा की निगाह सामने जनान खाने से आती मोरे और हुरैन पर गई। इसने इन दोनों की जानिब देखा तो वो मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर छा गई। हुरैन की तो सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, जबकि मोरे इसके नज़दीक आई और इसको शानों से थाम कर उन्होंने सीने से जकड़ लिया और बुरी तरह रो दी। विशा की आंखों से अलबत्ता एक आंसू भी नहीं निकला था, और निकलता भी कैसे? इसे अब इन लोगों का इंतज़ार थोड़ी था कि ये आएँ और आकर इसे बचाएं। इसे तो बस अल्लाह की तरफ से इंतज़ार था। कभी तो इसकी दुआ कबूल होती। वो यूं ही कुछ देर लगी खड़ी रही, और फिर जब मोरे ने कुछ महसूस नहीं किया तो इसे खुद से दूर किया, इसका चेहरा थाम लिया। बीशा, हमारा बच्चा, हम सुना कर आया है इस जरीना खातून को। इसने हमारे बच्चे की ज़िंदगी अजाब बना दी। कैसे तारीफ़ें करती थी, अब इसी मुँह सी कर बैठा था। हमारी बच्ची फालतू था। मोरे ने ज़रा गुस्से में भी लगी। बेशक वो चंद दिन याद आ गए जो इसने घर से बाहर गुजारे थे। इसने गहरा सांस भरा। दाऊद आ जाएंगे, आप लोगों को अब चले जाना चाहिए। वो दोबारा बोली तो सब ने इसको ज़रा हैरानगी से देखा। मैं नहीं चाहती मैं इनके आगे आप लोगों को बचाने के लिए मिन्नतें करूं। तुम हमारे साथ चल रही हो बस। ज़रियाब ने इसकी ज़िद के आगे एक ना सुनी और इसका हाथ पकड़ लिया। लाला, मुझे कहीं नहीं जाना। वो जानती थी दाऊद किसी भी लम्हे इसे दूर जाने नहीं देगा। उल्टा वो इसके घर वालों को तकलीफ़ें देगा, जिससे और कुछ नहीं, इसे बहुत अजियत होगी। लाला प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आप क्यों कर रहे हैं? मैं आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। बीशा, ज़रियाब एक पल के लिए रुका। हमने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। इसकी सज़ा हमें खुद को नहीं। मैंने पहले ही अपनी बेवकूफ़ी में बहुत कुछ गलत कर दिया है, मगर अब आगे और नहीं। वो बोला और ज़बरदस्ती वो बीशा को वहाँ से ले जाने लगे।
बीशा इन्हें रोकती रह गई। इस वक्त ना ही दाऊद के ख़ास मुलाजिम यहाँ थे और ना ही दाऊद, और जो कोई था वो भी नज़रें चुरा कर इधर हो गया, जैसे चाहता हो कि वो वाकई यहाँ से चली जाए। बीशा सबको देख रही थी। इसका दिल कांप सा गया आने वाले वक्त के बारे में सोच कर के क्या होगा, मगर ज़रियाब ने एक ना सुनी और वो इसे वहाँ से लेकर निकल गया। यह हैरानकुन मौजज़ा तो था, मगर आने वाले वक्त में वो ये जानती थी कितनी मुश्किलात पैदा करेगा। दाऊद को अगला दिन लग गया था वहाँ से निकलने में। इसने गांव में कदम रखा ही था कि इसकी गाड़ी को पुलिस की भारी नफरी ने रोक लिया। इसने चौंक कर पुलिस की गाड़ियों को, फिर अपने मुलाजिम को देखा जो खुद भी नहीं जानता था। इसकी गाड़ी का शीशा बजाया गया। मिस्टर दाऊद, आपके ख़िलाफ़ अरेस्ट वारंट है। हमारे पास अपनी बीवी को वायलेंस और इन पर तशद्दुद करने का केस है। आपको हमारे साथ चलना होगा। वो इंस्पेक्टर इस इलाके का नहीं था, यहाँ तक कि इसके हल्के का भी नहीं था। ये कोई यंग इंस्पेक्टर था। दाऊद ने इस इंस्पेक्टर की जानिब देखा। किसने रिपोर्ट बनवाई है? इसे कुछ अंदाज़ा तो था, मगर वो नाम सुनना चाहता था। एडवोकेट ज़रियाब ने आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाई है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके सवालों का जवाब दें। आप इस इंस्पेक्टर ने दाऊद के सवालों को खाते में लाए बिना दरवाज़ा खोला। 1 मिनट वो दौड़ा, जबकि इसके पेशानी की रगें इश्ताल के मारे फटने को थी। क्या सबूत है मेरे खिलाफ? इसने सख्ती से दांत बींचते हुए इस इंस्पेक्टर से पूछा। ये सवाल आपका वकील करे तो ज़्यादा मुनासिब है। अब आप उतरने की जहमत करेंगे या मैं खींच कर निकालूं? इस इंस्पेक्टर ने सर्द महर से कहा तो दाऊद ने मुड़कर अपने ख़ास मुलाजिम को देखा। इस वक्त इन्हीं की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती हैं अगर दाऊद के हाथों में हथकड़ी डालकर वो इसी के घावों से इसे घसीट कर ले जाते। दाऊद के अंदर बदले की आग भड़बड़ा रही थी। साईं, मैं चला जाता हूँ आपकी जगह। इसका मुलाजिम जल्दी से निकला और इंस्पेक्टर को समझाने लगा। दाऊद खामोश बैठा था, जबकि इंस्पेक्टर ने बिना किसी लिहाज के खींच का थप्पड़ इसके खास मुलाजिम के गाल पर जड़ दिया। रिश्वत लगाएगा मुझे? वो इसका गिरेबान पकड़ता गुस्से से चिल्लाया और इस मुलाजिम को पीछे धकेल कर इसने दाऊद इब्राहिम को गाड़ी से खींच कर बाहर निकाला तो दाऊद ने इसके हाथ झटक दिए। बहुत पछताओगे तुम, वो नफरत से बोला। इसे बिल्कुल इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। अब पछताने का वक्त तेरा है। तेरे खिलाफ किसी एक इंसान ने भी गवाही दे दी तो सारी उम्र जेल में सड़ेगा। वो गुस्से से दाऊद पर बोला तो दाऊद मध्यम सा मुस्कुरा उठा। इंस्पेक्टर ने दाऊद के बाहर निकलते ही इसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। इसकी खटाखट तस्वीरें ली जाने लगीं। ज़रियाब ने पूरी ताकत लगा दी थी। इसने किसी और सूबे से पुलिस बुलाकर इस पर अटैक करवाया था कि पंजाब पुलिस को तो खरीद ही चुका था। और इंस्पेक्टर रज़ा वो इंसान था जो शायद ही किसी को बख्शता हो, मगर सब भूल रहे थे सामने दाऊद इब्राहिम था। दाऊद ने कोशिश की इसके हाथ में हथकड़ियाँ न डालें, मगर इसने जानबूझकर इसके हाथों में हथकड़ियाँ डाली। आंखों में शब बेदारी के सुर्खे के साथ साथ गुस्से की लहर भी थी। इसे सब के सामने ले जाया जा रहा था। वहाँ लोग इकट्ठे होकर दाऊद को देख रहे थे। दाऊद ने एक नज़र सबकी जानिब देखा। इस वक्त जो इसके अंदर चल रहा था, शायद ही वो अगर इसे वाज़ा कर देता तो इस इंस्पेक्टर को इतनी दर्दनाक मौत देता कि इसके साथ नस्लें भी याद रखती। दाऊद पुलिस की गाड़ी में सवार हो गया। इसकी पेशानी पर पहली बार पसीना फूटा था, जिसकी नफ्स नफ्स माशरे में इसके बाप की इज्जत कर जो कलंक लगा था। ज़रियाब सारी उम्र भी धोता तब भी ना मिटता। वो खामोश बैठा था जबकि इसके मुलाजिम को अरेस्ट नहीं किया गया था। शायद जानबूझकर यह तस्लील सिर्फ दाऊद इब्राहिम के हिस्से में लिखवाई गई थी। दाऊद इब्राहिम जैसा सेठ जो लोगों को पैसों से ख़रीदे, इसकी बंदूक के आगे कोई रोक टोक नहीं थी। वो जो इसको चाहता इसको नुकसान पहुँचा देता, जिसने बीशा से हर मासूम ख्वाब नोच दिया था, इस वक्त पुलिस कस्टडी में था। इसे वहाँ से ले जाया गया तो दाऊद को एहसास हुआ कि इसे पंजाब के किसी पुलिस स्टेशन में नहीं लेकर जाया जा रहा। शायद वो सिंध का जा रहा था ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल न्यूट्रल हो, वरना इसके लिए पुलिस को खरीदना हाथ की मैल था, क्योंकि मूसा को इसने छुड़ा लिया था। दाऊद बाहर गुजरते रास्ते देख रहा था। इसके साथ वैन में कोई नहीं था। इसने ज़रियाब का नाम लफ्ज़ों में चबा डाला। बिन पानी की मछली की तरह तड़पा तड़पा कर ना ख़त्म कर दिया। तुम्हें तो कहना कि दाऊद इब्राहिम कोई पैदा हुआ था। मेरे बाप की इज्जत पर जो कलम तुमने लगाया है, इसका मदावा तुम्हारी 7 नस्लें भी नहीं कर सकेगी। वह नफ़रत और इश्तियाल से ये सब सोच रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार दाऊद इब्राहिम ने हथकड़ी डाली थी। आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई थी, जबकि पंजाब में कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता था। जानबूझकर सिंध की पुलिस को इन्वॉल्व किया गया था। अभिषा के आगे खाने लगाए गए। वो खामोश बैठी थी। मोरे ने इसको बिल्कुल नया जोड़ा दिया था। हुरैन ने अब तक इससे कोई बात नहीं की थी। वो सबको बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। क्योंकि वो दाऊद से खौफज़दा थी, अपने ने नहीं। अपनों के लिए। ज़रियाब ना जाने कहाँ चला गया था। लेट नाइट जब वो वापस लौटा तो इसने आगे बढ़कर बीशा का माथा चूम लिया। बीशा ने ज़ोर से आंखें बंद कर ली। इतना जोश बढ़ा और इतना पुराना लिप्स
बरसों बाद इसे मैसर आए किसी के नरम छाँव में। हर एक ज़ख्म कभी भर नहीं सकूँगा, मगर शायद तुम्हारे दिल से इस बात का खौफ निकल जाए कि दाऊद तुम्हें दोबारा अपनी कैद में ले लेगा। यह हम में से किसी को नुकसान पहुँचाएगा। ज़रियाब बोला तो बिशा ने इसे हैरानगी से देखने लगी। क्या ऐसा भी मुमकिन था इसके फ़लसफ़े इसका खौफ निकल जाए? ज़रियाब ने झुककर इसे सेलफ़ोन दिखाया जिसमें दाऊद इब्राहिम को जलील कर दिया था, इसे अरेस्ट कर लिया था। इसके इन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ डालती थीं। बिशा ने काँपते हाथों से वो वीडियो देखी और इसकी आंखों में बहुत तेज़ी से सुर्खी फैलने लगी। वो बेयकीनी की कैफियत में थी कि कोई दाऊद इब्राहिम को अरेस्ट भी कर सकता है। इसे तो लगता था इसका अंजाम शायद इसकी आखिरी सांस तक भी ना देख पाए। बिशा की कैफियत और हालात देखकर वहाँ सबके सब की आंखों में आंसू लिए इसे देख रहे थे। वो मुस्कुराई। क्या ये बाहर भी आ सकते हैं? इसने पूछा। ज़रियाब का दिल फटने को था। इसका बस नहीं चला खुद को कौसे मारे पीटे कि वो अपनी बहन से इतना लापरवाह रहा। इस दिन के बाद से अब तक इसने हुरैन से बात नहीं की, यहाँ तक कि वो घर में किसी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि इसे भी इन लोगों ने अपनी बातों में फंसा दिया था। वो लंगड़ा नहीं था, ये हाथ कट नहीं गए थे। इसके अपनी ही बहन की हिफाजत ना कर पाता। नहीं, इंशाल्लाह ये मरदूद कभी बाहर नहीं आएगा। मैंने ऐसा सख्त हाथ डलवाया है, चाह कर भी बाहर कभी बाहर ये नामुमकिन है। बिशा एकदम बोली और इसकी जानिब सेलफोन बढ़ा दिया और मायूसी से सर झुका कर बैठ गई। तुम अच्छे की उम्मीद रखो और भरोसा करो अपने भाई पर। वो इसका चेहरा थाम कर बोला। ज़रा आपकी हालत ऐसी थी कि वो बहन पर मर पिटता, जबकि पापा की भी। और दूसरी तरफ हुरैन, मोरे और जहान बुरी तरह शर्मिंदगी का शिकार थे। बिशा इनमें से किसी से बोली नहीं थी, ना शिकायत का एक भी हुर्फ मुंह पर आया था। बिशा ने भरोसे के नाम पर सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो ज़रियाब ने इसका सर अपने सीने से लगा लिया। वो रो नहीं रही थी, मगर कुछ भी था। ज़रियाब इसे दिखाना चाहता था कि इसके पीछे भी कोई खड़ा है। बिशा खामोशी से इसके सीने से सर लगाए सोच रही थी, क्या वाकई दाऊद अब हमेशा के लिए जेल चला गया है? क्या वाकई वो अब कभी नहीं लौटेगा? दिल में एक अजीब सी बात थी कि शायद ये सच हो, शायद इसके हिसाब का वक्त भी शुरू हो गया हो, मगर अंदर एक खौफ भी कुंडली मारे बैठा था, क्योंकि वो इसे शायद सबसे ज़्यादा जानती थी। हाँ, शायद दाऊद इब्राहिम को सबसे ज़्यादा बिशा जानती थी।